नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर नया शो बड़ी बात। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की वो तमाम खबरें दिखाते हैं जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कल होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक की। कल इसका फैसला आपको राहत दे सकता है और यूपीआई पेमेंट को प्रेरित करने को लेकर आपको डेबिट या क्रेडिट के इस्तेमाल से थोड़ा सतर्क भी कर सकता है। साथ ही जानेंगे कि दिल्ली की हवा पिछले 2 सालों में और क्यों खराब हो गई है। इसके अलावा और भी कई सारी जरूरी खबरें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी बात। कार्ड से पेमेंट करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ सकता है। इसको लेकर अभी तक कोई फैसला लिया तो नहीं गया है, लेकिन सरकार 2000 रुपए तक के पेमेंट पर 18% जीएसटी लेने पर विचार कर सकती है। ये चार्ज पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी जैसे बिल डेस्क और सीसीयू से लिया जाएगा। ये कंपनियां इस चार्ज को ग्राहकों पर लगा सकती है। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको इसकी जरूरी तमाम बातें मैं समझाता हूं कि कार्ड पेमेंट करने वाले कैसे सावधान हो जाए। ये जरा अब आप समझ लीजिए। देखिए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना अब महंगा पड़ सकता है। आपको बताऊं कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वालों को अब 18% तक जीएसटी जो है वो देनी पड़ सकती है। जीएसटी 2000 रुपए तक की पेमेंट पर लग सकता है। सोमवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल में इसका फैसला होगा। सोमवार यानी कल 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी से जुड़े कई फैसले लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक में बिल डेस्क और सीसी एवेन्यू जैसी पेमेंट एग्रीगेट कंपनियों पर 18% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 200 रुपए से कम के पेमेंट पर भी जीएसटी भरना पड़ सकता है। बिल डेस्क और सीसी एवेन्यू जैसे बड़े पेमेंट एग्रीगेटर्स को जीएसटी अधिकारियों की ओर से नोटिस मिला है। सूत्र के मुताबिक इसमें 2000 रुपए से कम के डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए व्यापारियों से लिए गए शुल्क पर जीएसटी की मांग की गई है। क्या आपको पता है कि भारत में कुल डिजिटल पेमेंट्स में से 80% से ज्यादा पेमेंट 2000 रुपए से कम के होते हैं। साल 2018 में नोटबंदी के दौरान, माफ कीजिएगा 2016 में नोटबंदी के दौरान एक सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए पेमेंट एग्रीगेटर्स को छोटे ट्रांजैक्शन पर व्यापारियों को दी जाने वाली सेवाओं पर टैक्स लगाने से रोक दिया गया था। अगर जीएसटी काउंसिल में 2000 रुपए तक के पेमेंट पर जीएसटी लगाने पर सहमति बनती है तो इसका असर पेमेंट करने वाले ग्राहकों पर भी पड़ेगा। पेमेंट एग्रीगेटर्स फिलहाल व्यापारियों से हर ट्रांजैक्शन पर 0.5% से 2% तक चार्ज करते हैं। ऐसे में जीएसटी लागू होने पर वो अतिरिक्त चार्ज व्यापारी यानी ग्राहक यानी मुझसे और आपसे ले सकते हैं और इसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। हालांकि ये रकम सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा किए गए पेमेंट पर ही देनी होगी। छोटे ट्रांजैक्शन के मामले पर यूपीआई के जरिए पेमेंट करने पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी समझ लीजिए, अगर आप यूपीआई यानी अलग अलग जो पेमेंट एप्स हैं उनके जरिए पेमेंट करते तो आपको कोई पैसा देने नहीं होगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। इसीलिए यूपीआई जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इससे पेमेंट करने का कोई शुल्क नहीं लगेगा। और सरकार का मकसद भी यही है कि किस तरीके से जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है यूपीआई के जरिए इसको बढ़ावा मिले। अब एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं जो आने वाले दिनों में आपको राहत दे सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को हटाने की मांग की थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को लिखे एक पत्र में गडकरी ने कहा था कि इस कदम से बीमा कंपनियों पर टैक्स का बोझ कम होगा और देश में महत्वपूर्ण बीमा उत्पादों की मांग को बढ़ावा मिलेगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% की दर से जीएसटी लगता है। जीएसटी काउंसिल की कल होने वाली बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी में कटौती पर चर्चा संभव है, लेकिन कई राज्य इसमें कटौती करने के पक्ष में नहीं है। इसकी वजह यह है कि उन्हें रेवेन्यू, खास करके मेडिकल कवर में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और इस नुकसान को उठाने का डर उन्हें सता रहा है। सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन जीवन और स्वास्थ्य बीमा दो ऐसे आइटम हैं जिन पर आम लोगों की नजर है। केंद्र और राज्यों के अधिकारियों वाली फिटमेंट समिति इन मुद्दों पर किसी आम सहमति पर नहीं पहुंच पाई और यही वजह है कि कई राज्य सरकारों को राजस्व में नुकसान का डर है। इसके हटाने के लिए विपक्षी दलों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था। तब सीतारमण ने विपक्षी सांसदों से आग्रह किया था कि इस मुद्दे को राज्य सरकारों के साथ भी उठाएं। माना जा रहा है कि प्रीमियम पर कैप लगाने पर सहमति बन सकती है, लेकिन अन्य चीजों पर अधिकारी अब तक किसी आम सहमति पर नहीं पहुंच पाए हैं। यही कारण है कि अब गेंद जीएसटी काउंसिल के पाले में है। संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान यानी मार्च 2024 तक केंद्र और राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी के जरिए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है। और अब बड़ी बात में जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए काम की है, क्योंकि अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप ध्यान से सुनिए। बैंकों में घटते जमा स्तर को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच आईबीए यानी भारतीय बैंक संघ ने कहा है कि आसान नियमों के कारण रिटेल डिपॉजिट बैंकों से म्यूचुअल फंड स्कीम में जा रहा है। आईबीए के चेयरमैन एमवी राव ने सालाना फीडबैक सम्मेलन में कहा है कि म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए आसान नियमों की वजह से निवेशकों को अधिक रिटर्न दे पाना आसान होता है। हालांकि कोटक म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक और सीईओ नीलेश शाह ने इस दावे को समझ पाने में असमर्थता जाहिर की है और कहा है कि बैंकों की धीमी जमा वृद्धि का दोष म्यूचुअल फंड कंपनियों पर किस तरह डाला जा सकता है। दरअसल 1 साल से अधिक समय में बैंकिंग प्रणाली में कम जमा वृद्धि देखी जा रही है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास का मानना है कि बचतकर्ता अपना पैसा उच्च रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स में लगाना पसंद कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख एमवी राव का कहना है कि बैंकों के लिए फंड का निवेश विनियमों से तय होता है, जबकि म्यूचुअल फंड कंपनियों पर ऐसा प्रतिबंध नहीं है। उनका यह भी कहना है कि 99% म्यूचुअल फंड निवेशक कोई शोध नहीं करते और अपने दाव लगाने के लिए समूह के रूप में कार्य करते हैं, जिसके जोखिम भरे नतीजे भी सामने आ रहे हैं। तो वहीं बड़ी बात में अगली खबर आपको बताऊं, जहां 25,000 बेरोजगार युवकों को नौकरी देने की मांग को लेकर हरियाणा के युवाओं ने जय हिंद सेना नाम के संगठन के साथ दिल्ली कूच करने का फैसला किया है। रोहतक के सेक्टर 6 में बेरोजगार युवा जय हिंद सेना प्रमुख नवीन जय हिंद के पास पहुंचे, जिसके बाद नवीन जय हिंद ने युवाओं के साथ दिल्ली कूच करने का फैसला किया ताकि वह बेरोजगार युवाओं के लिए भर्ती की मांग को उठा सके। नवीन जय हिंद इससे पहले युवाओं के साथ चंडीगढ़ भी जा चुके हैं, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द 25,000 बेरोजगार युवकों को नौकरी दी जाए। नवीन जय हिंद ने कहा कि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाता और ज्वाइनिंग नहीं दी जाती, तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। बड़ी बात में अब एक खबर बिहार से। बिहार सरकार उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के मुताबिक अंजीर फल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य अंजीर की खेती को बढ़ावा देना है, जिससे राज्य में इसकी पैदावार बढ़ेगी और किसानों को आय में भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना के तहत किसानों को अंजीर की खेती के लिए 40%
यानी 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। आपको बताऊं कि अंजीर का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य पूर्व देश द्वारा किए जाते हैं। भारत अंजीर उत्पादन में 12वें स्थान पर है। अंजीर की कमर्शियल खेती ज्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और कोयंबटूर जैसे पश्चिमी हिस्सों में होती है, लेकिन अब बिहार में भी इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी खेती करके किसान अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अंजीर की खेती करने के लिए ड्राई यानी सूखा वातावरण, भरपूर धूप और मध्यम तापमान के साथ मध्यम पानी की जरूरत होती है। अंजीर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान में जीवित रह सकता है। अंजीर की मुख्य किस्म डायना है और इसके पौधों के बीच 4 बाई 4 मीटर की दूरी जो है वो आमतौर पर रहती है। इसके अलावा सिमराना, कालीमिराना, कडोटा, काबुल, मर्सलीज और व्हाइट सैंड पेट्रो काफी लोकप्रिय अंजीर की वैरायटीज हैं। वहीं एड्रियाटिक यानी पूना अंजीर जो महाराष्ट्र के पुणे क्षेत्र में उगाई जाती है, भारत में काफी लोकप्रिय है। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाते हैं कि बिहार में अंजीर की खेती के लिए सरकार का क्या प्लान है। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाते हैं। देखिए क्या है, अंजीर फल विकास योजना जो है शुरू की गई है। 40% अनुदान प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा, यानी 50,000 रुपए जो है रकम के तौर पर दिया जाएगा किसानों को अंजीर की खेती को करने के लिए। अब एक और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर इस फसल को उगाने के लिए जो सरकार है वो क्या कुछ योजनाएं लेकर आई है और मोटी बातें क्या हैं इसको लेकर। तो सबसे पहले देखिए कि फसल कैसे उगाएं। अगर हम ये जाने तो इसमें ये बात निकलकर सामने आती है कि अंजीर की खेती में जो पौधे हैं उनके बीच 4 बाई 4 मीटर की जो है वो दूरी होती है। प्रति हेक्टेयर आपको बताऊं 625 पौधे लगाए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बिहार सरकार की तरफ से अपील की गई है कि horticulture.com पर जाएं, माफ कीजिएगा horticulture.gov.in पर जाएं। दरअसल अंजीर की उपज इसकी किस्मों पर निर्भर करती है। इसके एक पौधे से लगभग 20 किलो अंजीर फल मिलते हैं। बाजार में अंजीर का भाव 500 से 500 रुपए प्रति किलो रहता है, 800 रुपए। इस हिसाब से 1 हेक्टेयर खेत में अंजीर की खेती में 30 लाख रुपए तक की कमाई जो है वो की जा सकती है। हैदराबाद में अब एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। हैदराबाद में एक आइसक्रीम पार्लर पर हाल ही में हुए छापे में बड़ा हंगामा मच गया। छापे के दौरान सामने आई जानकारी ने सबको चौंका दिया। अधिकारियों ने पता लगाया कि आइसक्रीम में शराब मिलाकर बेची जा रही थी, जिसको ग्राहकों को बेचा जा रहा था और इससे ग्राहकों को नशा हो रहा था। इस खुलासे के बाद बड़ी मात्रा में आइसक्रीम और शराब जब्त की गई। हैदराबाद के पास आरटीसी क्रॉस रोड पर स्थित एक आइसक्रीम पार्लर है, जहां पर शुक्रवार को अधिकारियों ने छापा मारा। छापेमारी की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली थी, जिसमें दावा किया गया था कि इस पार्लर में आइसक्रीम में नशीला पदार्थ मिलाया जाता है। जांच में पाया गया कि इस पार्लर में विस्की मिलाकर आइसक्रीम बेची जा रही थी। अब समझिए, पार्लर में विस्की। छापेमारी के बाद अधिकारियों ने 3.85 लाख रुपए की शराब और 11.5 किलोग्राम आइसक्रीम को बरामद किया। आइसक्रीम के सैंपल में हर किलोग्राम में 60 मिलीलीटर विस्की की मिलावट की गई थी। पार्लर के मालिक की पहचान शरत चंद्र रेड्डी के रूप में की गई है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस आइसक्रीम पार्लर का प्रमोशन हो रहा था। आइसक्रीम तो बेची जा रही थी, साथ ही साथ प्रमोशन भी हो रहा था। ये जानकारी उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, जिसके बाद इस आइसक्रीम पार्लर पर छापा मारा गया। पार्लर के मालिक विस्की आइसक्रीम का प्रचार कर रहे थे, जिससे अधिक ग्राहक आकर्षित हो रहे थे। आइसक्रीम में शराब मिलाकर बेचने के खुलासे के बाद सार्वजनिक जगहों और सोशल मीडिया में कई प्रतिक्रिया जो है वो लोगों की सामने आई। लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि कैसे एक आम उत्पाद को नशीले पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अधिकारियों ने भरोसा दिया कि वो इस मामले की पूरी तरह से जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए निगरानी और नियंत्रण को भी बढ़ाया जाएगा। सरकार और संबंधित विभागों को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी खाद्य पदार्थ में अवैध और हानिकारक सामग्री की मिलावट नहीं हो। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछले महीने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि शराब की दुकानों को छोड़कर शहर के सभी दुकान रात 1 बजे तक खुल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो शराब के खिलाफ है और यह आशंका जताई गई थी कि अधिक दुकानें जो है वो खुली हैं और लोगों को शराब की खपत जो है वो बढ़ सकती है। बात अब दिल्ली की। क्लीन एयर सर्वे में पिछले 2 वर्षों में लगातार दिल्ली का जो आंकड़ा है वो नीचे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली 2 पायदान नीचे खिसककर 11वें स्थान पर आ गई है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए किए गए दावों के बावजूद दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है। सर्वेक्षण में बायोमास और कूड़ा जलाने के साथ साथ वाहनों के धुएं और धूल के कारण होने वाले प्रदूषण के लिए 65% स्कोर निर्धारित है। स्वच्छ वायु गुणवत्ता को लेकर 47 बड़े शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें दिल्ली रैंकिंग में 2 अंक नीचे फिसल गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में राष्ट्रीय राजधानी को 11वां स्थान मिला है। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कल यह सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। देश के 130 शहरों के वायु गुणवत्ता और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किए गए एक्शन प्लान के तहत यह रैंकिंग निर्धारित की गई है। आबादी के आधार पर शहरों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। दिल्ली को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की पहली श्रेणी में रखा गया है, जिसमें 47 शहर शामिल रहे। पिछले वर्ष इस सर्वेक्षण में दिल्ली को 177 अंक मिले थे, तब दिल्ली की रैंकिंग 9वीं थी। इस बार दिल्ली ने स्कोर में थोड़ा सुधार किया। इससे दिल्ली को जो स्कोर है वो अब 181 रह गया, लेकिन वायु स्वच्छता की रैंकिंग में वो 11वें स्थान पर पहुंच गया। इस सर्वेक्षण में बायोमास और कूड़ा जलाने वाले वाहनों के साथ साथ धुएं और धूल के कारण होने वाले प्रदूषण के लिए 65% का स्कोर निर्धारित किया गया। दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों का धुआं, धूल, बायोमास और कूड़ा जलाना है। ग्राफिक्स के जरिए आइए जानते हैं प्रदूषण का स्रोत क्या क्या है। बायोमास और कूड़ा जलाने से 20% प्रदूषण दिल्ली में होता है, तो वहीं सड़क के धूल से भी 20% प्रदूषण होता है। ढांचागत निर्माण के धूल से 5% प्रदूषण होता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से 20%, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से 20%, तो वहीं दूसरे स्रोतों से 15% प्रदूषण जो है वो दिल्ली में होता है। प्रदूषण कम करने के लिए एक्शन प्लान पर बेहतर काम करना होगा। अब आप ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझ लिए कि एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। सरकार को पक्की सड़क जो है वो बनानी होगी। सड़कों की मशीन से सफाई लगातार करनी होगी। लैंडफिल साइट्स पर कूड़े को वैज्ञानिक तरीके से हटाना होगा। निर्माण और विध्वंस के मलबे पर बेहतर विकल्प ढूंढना होगा। हरित क्षेत्र का विकास अधिक से अधिक करना होगा। डंपिंग साइट को साफ कर नगर वाटिका का निर्माण करना होगा और इसके बाद ही दिल्ली में प्रदूषण जो है उससे निजात मिल सकती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में ददेरी गांव के पास एक तेंदुआ सड़क किनारे पुलिया पर बैठा दिखाई दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। देर रात जब कार सवार लोग अपने घर जा रहे थे तो अचानक कार की लाइट तेंदुए पर पड़ी। इस नजारे ने कार सवार लोगों को चौंका दिया और कुछ देर के लिए आवागमन भी बंद हो गया। थोड़ी देर बाद तेंदुआ गन्ने के खेत में चला गया। तेंदुआ के खेत में जाने के बाद कार सवारों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है। दरअसल बरसात के मौसम में जंगलों में पानी भर जाने के कारण वन जीव रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं।
जिससे तेंदुआ और बाघ जैसे जंगली जानवर लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। निघासन क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी ने ग्रामीणों में डर पैदा कर दिया है। खासकर किसानों और बच्चों के लिए यह बड़ी चिंता का विषय बन गया है। बच्चे तेंदुआ और बाघ के डर से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और किसान आवारा पशुओं से अपनी फसलों को बचाने के लिए दिन रात खेतों में डेरा डालने को मजबूर है। तेंदुओं की बढ़ती चहलकदमी के कारण अब खेतों में जाना भी खतरनाक हो गया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तेंदुआ दिखने के बाद वन विभाग की टीम लगातार खेतों में कॉम्बिंग कर रही है और तेंदुए की लोकेशन को पता करने में जुटी हुई है। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक गुप्ता की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में कहीं बाघ देखा जाता है तो कहीं तेंदुआ देखा जा रहा है। ये जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं पुलिया, यहीं पर बीती रात में तेंदुआ जो है बैठा था। हालांकि यहाँ पर जब तेंदुआ दिखाई पड़ा उसके बाद में यहाँ के लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पाकर तुरंत यहाँ मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और जांच पड़ताल की। लगातार यहाँ जो वन विभाग की टीम है वो कॉम्बिंग कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो वन विभाग के लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी लगातार यहाँ खेतों में कॉम्बिंग कर रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर जहाँ पे सूचना मिलती है लोगों द्वारा वहां पे तत्काल पहुंचते हैं और वहां पर रात में पिंजरे जो कैमरे हैं वो भी लगा दिए जाते हैं। लेकिन जब तस्वीर कैमरे में कैद होगी उसके बाद ही वहां पर पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जाएंगे। हमारे साथ में भाई साहब, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? राजेंद्र वर्मा फॉरेस्टर। यहाँ पे जो सूचना मिली है तो आपने इस तेंदुआ का कहीं देखा उसके बाद में? नहीं, क्षेत्राधिकारी हमारे तुरंत स्टाफ अन्य स्टाफ लेके आए थे, हमारी दूसरी जगह ड्यूटी लगा रखे थे, तो उन्होंने यहाँ पे आके जब तक आए थे तब तक यहाँ तेंदुआ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन जो वीडियो वायरल हुई बताया जाता है कि यही का है। आपने वीडियो देखा हो? हाँ, वीडियो हमने भी देखा है। इसी पुलिया का दिख रहा है। इसी पुलिया का वीडियो? वीडियो इसी पुलिया का, पीछे वाली पुलिया की नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों में खौफ भी है और आप लोग भी काफी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई जगह सूचनाएं है, इसलिए मतलब दिन रात उसी में लगे रहते हैं। यहाँ निघासन के पास पटेलपुरवा में, जोकीपुरवा में और मगरमच्छ का था कल बम्हनपुर में, तो वही उसी में लगे रहते थे। मगरमच्छ का भी आतंक है यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं था। बम्हनपुर में कल तालाब के पास की बकरी को मार दिया। यहाँ पे लेकिन रेंज आपकी लगती है? रेंज लगती है यहाँ पे। रेंज बदलाए की, लेकिन रेंजर साहब एक ही हैं, वो दोनों रेंजर देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर जो रेंज लगती है उसमें कहीं तेंदुआ देखा जाता है तो कहीं मगरमच्छ भी देखा जाता है। हालांकि जो यहाँ पे लोग हैं वन विभाग के, वो लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि तेंदुआ की पहले जो लोकेशन है वो पता की जाए, उसके बाद पिंजरा लगाकर उसे पकड़ा जा सके। अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। बहराइच में भेड़िए के आतंक और हमले के बाद शाहजहांपुर में जंगली सियार ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया है। शाहजहांपुर और पीलीभीत सीमा के पास जंगली सियार ने हमला करके 3 बच्चों को घायल कर दिया। घटना के बाद से जिले की सीमा के पास रहने वाले गांव के लोगों में सियार को लेकर दहशत बढ़ गई है। दरअसल थाना खुटार क्षेत्र के ज्वातपुर खुर्दा गकवा के गांव में पीलीभीत सीमा से सटे जंगलों के किनारे कुछ लोग झोपड़ी डालकर सो रहे थे। जिले की सीमा के पास जंगल से सियार निकल कर आया, जिसके बाद घर से थोड़ी दूरी पर 20, 12 और 13 साल के बच्चों पर सियार ने हमला कर दिया। सियार के हमले से जख्मी बच्चों हाथ, पैर और शरीर पर उनके निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बच्चों का कहना है कि सियार ने उन पर अचानक हमला कर दिया। इसके बाद खेत में काम कर रहे मजदूरों ने शोर मचाकर सियार को भगाया। फिलहाल बच्चों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं वन विभाग जिले के अंदर किसी भी तरह के भेड़िए की हमले की बात को इनकार कर रहा है। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कॉम्बिंग की। कि बच्चे यहाँ खेलते थे, बच्चे खेलने के बाद बच्चा वो आए, 2 आए जानवर, दोनों। कौन से जानवर था? भेड़ था, भेड़िया था? भेड़िया था जी। उसने पकड़ लिया बच्चों को, जो दूसरा छुड़ाने गया
उसके ऊपर हमला कर वो छुड़ा दिया, दूसरे को मेरे भाई लड़के ने हमला कर किया। रात गन्ना बजे हुए कि बच्चे यहाँ खेलते थे, बच्चे खेलने के बाद बच्चा वो आए, दो आए जानवर, उधर दोनों कौन से जानवर था? वो भेड़ था, भेड़िया था भेड़िया था जी। उसने पकड़ लिया बच्चों को, जो दूसरा छुड़ाने गया उसके ऊपर हमला कर वो छुड़ा दिया, दूसरे को मेरे भाई लड़के ने हमला कर किया। अब बात बहराइच के आदमखोर भेड़ियों की। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक खत्म नहीं हो रहा। इलाके में 2 आदमखोर भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं 200 सिपाही और 18 शार्प शूटर्स की तैनाती की गई है। अब तक भेड़िया नहीं पकड़े जाने की वजह से गांव में दहशत है। इसको लेकर हमारे सहयोगी संजय मिश्रा ने गांव वालों और अधिकारियों से बातचीत कर हालात का जायजा लिया। भेड़िए को तलाशते तलाशते हम उस जगह पहुंचे हैं जहां ग्रामीणों ने बताया कि ये एक घना जंगल है और इस घने जंगल के अंदर कई ऐसे मांद हो सकते हैं जिसमें भेड़िए रात में छिप सकते हैं, क्योंकि बहराइच का महसी इलाका पूरी तरीके से इस समय नरभक्षी भेड़ियों से आतंकित है। मैं आपको दिखाऊं, शुभम से कहूं कि वो दिखाएं। ये देखिए कितना घना जंगल है और इसी घने जंगल के अंदर ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पे 3 भेड़िए लोकेट हुए थे कैमरे में और उसके बाद यहाँ पर तलाशी ली गई, यहाँ पे सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन वो भेड़िए यहाँ मिल नहीं सके, कहीं ना कहीं फरार हो गए। हालांकि यहाँ पे अवशेष भी मिला बकरी का। हमारे साथ यहाँ तमाम गांव के लोग हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। ये बताइए कि इस जंगल में भेड़िए के होने की सूचना पाई गई थी? जी, पाई गई थी। 3 भेड़िए देखे गए थे जी। और एक बकरी का अवशेष भी मिला था यहाँ। अच्छा। ये हम लोग देखे और भेड़िए फिर उसके बाद गायब हो गए यहाँ से और मिले थे, यहाँ दिखे थे 3 भेड़िए। दिखाई पड़े थे? जी, अच्छा, भेड़िए जब दिखाई पड़े तो क्या वन विभाग वालों को कुछ सूचना वगैरह दी गई थी? जी। तो क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद वो ड्रोन लेकर आए, जी। ड्रोन उड़ा, उसमें भी दिखाई पड़े, एक तरफ वो दिखे वो सियार और एक तरफ भेड़िए दिखे।